नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति का एक अहम, काफी महत्वपूर्ण विषय समझने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि एकदम आसान भाषा में समझें, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो आज का विषय है राजस्थान लोक सेवा आयोग, मतलब आरपीएससी। हाँ, वही संस्था जो अपने राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाएं करवाती है, जैसे आरएएस की परीक्षा। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? आरपीएससी क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, संविधान में क्या है इसके बारे में, सदस्य कैसे बनते हैं, काम क्या है, और ये चलता कैसे है पूरा सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, मतलब क्या संविधान में इसका कोई जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। जैसे देखिए, पूरे देश के लिए संघ लोक सेवा आयोग है, मतलब यूपीएससी। ठीक वैसे ही हमारे संविधान में राज्यों के लिए भी ऐसे ही आयोग बनाने की व्यवस्था की गई है। तो आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो आधार है वो हमारे संविधान में ही दिया गया है। अच्छा। संविधान का भाग 14, उसमें अनुच्छेद 315 से लेके आगे अनुच्छेद 323 तक, इनमें राज्य लोक सेवा आयोग कैसे बनेंगे, उनकी संरचना क्या होगी, उनके काम, उनकी शक्तियां, सबके बारे में बताया गया है। बिल्कुल। और यही सब आरपीएससी पर भी लागू होता है। हाँ, यानी ये कोई मामूली सरकारी दफ्तर जैसा नहीं, बल्कि संविधान से बनी एक महत्वपूर्ण संस्था है। बिल्कुल। और देखिए, ये संवैधानिक संस्था तो है ही, साथ में ये एक सलाहकारी निकाय भी है, एडवाइजरी बॉडी जिसे कहते हैं। सलाहकारी मतलब ये कि ये सरकार को सलाह देती है, जैसे भर्ती कैसे करनी है, उसके तरीके क्या हों, पदोन्नति यानी प्रमोशन या तबादलों के सिद्धांत क्या हों, या फिर मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, तो उन मामलों पर भी ये राज्य सरकार को सलाह देती है। ठीक है। पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सरकार जो है वो आरपीएससी की सलाह मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य नहीं है। अच्छा, मतलब सलाह जरूरी नहीं कि मानी ही जाए। हाँ, बाध्य नहीं है। लेकिन अगर सरकार किसी मामले में आयोग की सलाह नहीं मानती है, तो उसे इसका कारण बताना पड़ता है। कहाँ? विधानमंडल में, जैसे अपनी राजस्थान विधानसभा में। इससे क्या होता है कि एक पारदर्शिता बनी रहती है। भाई क्यों नहीं मानी सलाह, ये बताना होगा। इससे जुड़े जो मुख्य अनुच्छेद हैं वो हैं अनुच्छेद 16, 234 और फिर वो 315 से 323 वाले। अच्छा, तो ये सलाह भी देती है और सरकार को कारण भी बताना पड़ता है अगर नहीं मानती। ठीक है। अब थोड़ा इसके इतिहास पर चलें। ये आरपीएससी बना कब और कैसे? इसकी कहानी क्या है? हाँ, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। देखिए, आज़ादी से पहले जब अंग्रेजों का शासन था, तो एक कानून आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। उस कानून में ही ये व्यवस्था की गई थी कि प्रांतों में लोक सेवा आयोग बनाए जाएं। हाँ, लेकिन उस समय तो राजस्थान आज जैसा एक राज्य नहीं था, वो तो अलग-अलग रियासतों में बटा था। सही कहा, बिल्कुल। उस समय राजस्थान कई रियासतों में बटा था। और मजे की बात यह है कि उस दौर में भी राजस्थान की 3 बड़ी रियासतें थीं, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। इन तीनों ने अपने अपने लोक सेवा आयोग बना लिए थे। जोधपुर ने 1939 में, जयपुर ने 1940 में और बीकानेर ने 1946 में। अरे वाह! यानी उस समय भी इसका महत्व समझते थे। हाँ, ये दिखाता है कि भाई निष्पक्ष भर्ती की जरूरत तब भी महसूस की जा रही थी। तो फिर आज जो हम आरपीएससी देखते हैं, वो कैसे बना, इन सबको मिलाकर? हाँ, जब राजस्थान राज्य बना तो जरूरत महसूस हुई कि इन अलग-अलग आयोगों को खत्म करके एक एकीकृत आयोग बनाया जाए पूरे राजस्थान के लिए। तो हुआ ये कि 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के जो तत्कालीन राज प्रमुख थे, उस समय राज्यपाल नहीं होते थे, राज प्रमुख होते थे, महाराजा मानसिंह द्वितीय, उन्होंने एक अध्यादेश, मतलब एक तरह का विशेष कानून जारी किया। अध्यादेश, ठीक है। ये अध्यादेश लागू हुआ 20 अगस्त 1949 से, और फिर 22 दिसंबर 1949 को इसे सरकारी गजट, जो सरकारी सूचना पत्र होता है, उसमें प्रकाशित किया गया। और बस इसी दिन जयपुर में आरपीएससी की औपचारिक स्थापना हो गई। इसने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो 22 दिसंबर 1949 को। हाँ, इसीलिए 22 दिसंबर को आरपीएससी का स्थापना दिवस की मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय, वो तो अजमेर में है ना? क्या ये शुरू से ही अजमेर में था? नहीं नहीं, शुरू में तो ये जयपुर में ही था। बाद में एक समिति बनी थी, शायद आपने नाम सुना हो, पी सत्यनारायण राव समिति। हाँ, सुना है। इस समिति ने राज्य के प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए कई सुझाव दिए थे। तो इसी समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर ले जाया गया।
अजमेर में जो घुघरा घाटी में आयोग का नया भवन है, उसका उद्घाटन हुआ था 21 अक्टूबर 2000 को। समझ गए। अभी आयोग ठीक से काम करे इसके लिए कुछ नियम वियम भी तो बने होंगे। हाँ बिल्कुल, बिना नियमों के कैसे चलेगा। समय समय पर कई नियम और विनियम मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान लोक सेवा आयोग, सेवा की शर्तें एवं प्रक्रिया का विधि मान्यकरण अधिनियम 1951। ये 23 मार्च 1951 को राज प्रमुख ने मंजूरी दी थी। बाद में इसमें 1961 और 1983 में कुछ बदलाव भी हुए, संशोधन जिन्हें कहते हैं। अच्छा। इसके अलावा भी हैं, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, सेवा की शर्तें, विनियम 1974 है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग, कृत्यों की सीमा विनियम 1975 है। ये सब नियम आयोग कैसे काम करेगा, सदस्य और जो कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, इन सब को कंट्रोल करते हैं। 1991 और 1999 में भी कर्मचारियों से जुड़े कुछ और नियम बने। मतलब ये सब पक्का करते हैं कि आयोग एक तय प्रक्रिया से ही काम करे। ठीक है। और आपने शुरू में बताया था कि 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। ये भी याद रखने वाली बात है। चलिए अब उन संवैधानिक अनुच्छेदों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं जिनका आपने शुरू में जिक्र किया था। वो अनुच्छेद 315 से 323 वाले, क्या है इनमें खास? बिल्कुल, ये अनुच्छेद तो आरपीएससी की आप कह सकते हैं नींव है। इनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अनुच्छेद 315, आर्टिकल 315। ये अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है कि संघ के लिए मतलब देश के लिए यूपीएससी होगा और हर राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग यानी पीएससी होगा। तो अपना आरपीएससी जो बना है वो इसी अनुच्छेद के तहत बना है। और इसका गठन कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। राज्य विधानमंडल जो कानून बनाता है उसके अनुसार। इससे अनुच्छेद में एक और बात है कि अगर 2 या ज्यादा राज्य चाहें तो उनके लिए एक मिला जुला मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग, जॉइंट पीएससी भी बन सकता है। इसके लिए क्या करना होता है? उन राज्यों की विधानसभाओं को एक प्रस्ताव पास करना होता है। फिर संसद कानून बनाकर जेपीएससी बना देती है। जैसे एक उदाहरण है, 1966 में पंजाब और हरियाणा के लिए एक संयुक्त आयोग बना था। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, और एक और चीज है इसमें, अगर किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर यूपीएससी से भी मदद मांग सकता है। मतलब राज्य की भर्ती प्रक्रिया में यूपीएससी मदद कर सकता है। ये तो हुई गठन की बात। अब ये बताइए कि आयोग में सदस्य कौन लोग होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है और वो कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए हमें देखना होगा अनुच्छेद 316, आर्टिकल 316। ये नियुक्ति और पदावधि यानी टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में है। तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राजस्थान के राज्यपाल। राज्यपाल करते हैं? हाँ, लेकिन वो करते हैं राज्य की मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की सलाह पर। अगर जेपीएससी होता तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते। ठीक है। अब देखिए, जब 1949 में आरपीएससी बना था तब इसमें एक अध्यक्ष थे, श्री एस.के. घोष, जो उस समय राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। और उनके साथ 2 सदस्य थे, श्री देवीशंकर तिवाड़ी और श्री एन.आर. चंदोरकर। फिर जैसे जैसे काम बढ़ा सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई। आजकल इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, मतलब कुल 8। हाँ। लेकिन 17 जुलाई 2025 से ये संख्या और बढ़ाई जा रही है। तब एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे, यानी कुल 11। कितने सदस्य होंगे ये राज्यपाल नियम बनाकर तय करते हैं। और इनकी योग्यता क्या होती है? कोई भी बन सकता है? नहीं, योग्यता तय है। अनुच्छेद 316 ही बताता है कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य मतलब 50% ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन काम करने का कम से कम 10 साल का प्रशासनिक अनुभव हो। इसमें आजादी से पहले की सेवा भी गिनी जाती है। अच्छा, आधे सदस्य अनुभवी होने चाहिए। जी। और बाकी जो सदस्य होते हैं वो आमतौर पर शिक्षा, कानून, समाज सेवा जैसे अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। अध्यक्ष की योग्यता के बारे में संविधान में अलग से कुछ खास नहीं लिखा है। इसमें एक और व्यवस्था है कार्यवाहक अध्यक्ष की, मतलब एक्टिंग चेयरमैन। अगर मान लीजिए अध्यक्ष का पद खाली है या वो छुट्टी पर हैं, तो राज्यपाल किसी सदस्य को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष का काम करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। ये व्यवस्था बाद में जोड़ी गई थी 15वें संविधान संशोधन 1963 से। और इनका कार्यकाल कितना होता है? कितने साल तक रहते हैं पद पे? कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही अपनी नियुक्ति की तारीख से 6 साल तक। 6 साल? हाँ, 6 साल या फिर 62 साल की उम्र पूरी होने तक। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए तब तक वो पद पर रहते हैं। पहले ये उम्र 60 साल थी रिटायरमेंट की, लेकिन 41वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उससे इसे बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया। अच्छा,
6 साल या 62 साल की उम्र। जी। और अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ना चाहें तो वो अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन लिखकर राज्यपाल को दे सकते हैं। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, एक बार कार्यकाल पूरा हो गया तो कोई भी सदस्य उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता। ये तो ठीक है कि कार्यकाल निश्चित है, पर क्या किसी सदस्य को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया भी जा सकता है? मान लीजिए कोई गड़बड़ी करे तो कैसे हटाते हैं? हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी सख्त रखी गई है और ये बताया गया है अनुच्छेद 317 में। हाँ। हटाने का जो मुख्य आधार है वो है सिद्ध कदाचार, मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है या कोई गलत आचरण किया है। साबित कैसे होगा? साबित करने की और हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। राष्ट्रपति तब हटाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट उस मामले की पूरी जांच कर ले और जांच के बाद हटाने की सिफारिश करे। सुप्रीम कोर्ट जो जांच करता है वो अनुच्छेद 145 के तहत होती है। बाप रे, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हट सकते हैं? हाँ, और जब तक ये जांच चलती है ना, उस दौरान राज्यपाल उस अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकते हैं, मतलब सस्पेंड कर सकते हैं। वो उस दौरान काम नहीं कर पाएंगे। अगर जेपीएससी का मामला हो तो निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अच्छा। इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं जिनमें राष्ट्रपति बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के भी हटा सकते हैं। जैसे अगर कोई सदस्य दिवालिया हो जाए, मतलब बैंकरप्ट हो जाए, या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने लायक न रहे, या फिर अपने पद पर रहते हुए कोई और लाभ का पद, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्वीकार कर ले, तो इन मामलों में भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ये प्रक्रिया तो वाकई काफी मजबूत है, शायद इसलिए ताकि सदस्य बिना किसी डर या दबाव के निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें। बिल्कुल, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। अब इनकी सेवा शर्तों के बारे में क्या नियम है? मतलब वेतन, भत्ते वगैरह, और रिटायर होने के बाद ये लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं? इसके लिए अगले अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 318 आर्टिकल 318 सेवा शर्तों के बारे में बताता है। ये कहता है कि आरपीएससी में कितने सदस्य होंगे और उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, जैसे वेतन, भत्ते, छुट्टियां, ये सब राज्यपाल तय करेंगे नियमों के द्वारा। आयोग के जो बाकी कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्तें भी राज्यपाल ही तय करते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार किसी सदस्य की नियुक्ति हो गई तो उसके बाद उसकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उसे नुकसान हो, मतलब अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी उनकी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। हाँ, अब रिटायरमेंट के बाद क्या, ये बताता है अनुच्छेद 319। देखिए, आरपीएससी का अध्यक्ष अगर रिटायर होता है तो वो उसके बाद यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, या फिर किसी दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन इनके अलावा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और नौकरी नहीं कर सकता। कोई और सरकारी नौकरी नहीं? इसी तरह अगर आरपीएससी का कोई सदस्य रिटायर होता है तो वो क्या बन सकता है? वो यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, या फिर उसी आरपीएससी का, मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या किसी दूसरे राज्य पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन इनके अलावा वो भी कोई और सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य क्या है? ये रोक क्यों? उद्देश्य यही है कि सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष रहें। उन्हें ये लालच ना रहे कि रिटायरमेंट के बाद सरकार उन्हें कोई बड़ा पद दे देगी, और इस उम्मीद में वो सरकार के पक्ष में फैसले लें। समझ गई, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए। हाँ, यहाँ एक दिलचस्प किस्सा भी है। एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में 1979 में, हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का जो पद होता है वो सरकारी नौकरी के दायरे में नहीं आता, और इसीलिए आरपीएससी के सदस्य रहे थे श्री रघुकुल तिलक, वो बाद में राजस्थान के राज्यपाल बने थे। तो यह संभव है। अच्छा, ये तो रोचक जानकारी है। चलिए, ये तो हुई संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, सेवा शर्तें, रिटायरमेंट, ये सब बातें। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आरपीएससी के काम क्या है? इसके कर्तव्य क्या है? बिल्कुल, आयोग के काम क्या हैं ये बताया गया है अनुच्छेद 320 में। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सबसे मुख्य काम जो हम सब जानते हैं वो है राज्य की अलग अलग सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करना, जैसे आरएएस, आरपीएस, तहसीलदार, और भी बहुत सी नौकरियां हैं। उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं लेना, फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यूज लेना, और ये सब करके निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करना, ये इनका सबसे बड़ा काम है। हाँ, ये तो मुख्य काम है ही। दूसरा काम है सरकार को सलाह देना। फिर से सलाह?
किन मामलों पर? हाँ, कई मामलों पर सलाह देना इनका कर्तव्य है, जैसे भर्ती के तरीके क्या होने चाहिए, एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रमोशन या ट्रांसफर के सिद्धांत क्या होने चाहिए, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अगर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है तो उस पर आयोग की सलाह लेना जरूरी है। या मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करते हुए चोट लग गई तो उसकी पेंशन या हर्जाने के जो दावे होते हैं उन पर भी आयोग सलाह देता है। इन सब मामलों में सरकार के लिए आयोग से सलाह लेना अनिवार्य है। अनिवार्य है, मतलब लेनी ही पड़ेगी। हाँ, सलाह लेनी पड़ेगी। मानना या ना मानना सरकार पर है, बिल्कुल। जैसा हमने पहले बात की थी, पर सलाह लेना जरूरी है। हालांकि एक चीज है जहाँ सलाह लेना जरूरी नहीं है, वो है आरक्षण से जुड़े मामले, मतलब रिजर्वेशन। क्योंकि आरक्षण की नीतियां सरकार और विधानमंडल तय करते हैं, तो उन पर आयोग से सलाह लेना आवश्यक नहीं माना गया है। अच्छा, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो आरपीएससी क्या है? ये राज्य में मेरिट सिस्टम यानी योग्यता पर आधारित जो चयन प्रक्रिया है उसका एक तरह से प्रहरी है, वॉचडॉग है। ये देखता है कि सरकारी नौकरियों की में भर्ती सही तरीके से, निष्पक्ष रूप से हो। ठीक है। अब ये जो काम बताएं आपने, क्या राज्य सरकार आरपीएससी को कुछ और काम भी सौंप सकती है इनके अलावा? हाँ, सौंप सकती है। इसके लिए है अनुच्छेद 321, आर्टिकल 321। ये अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को, मतलब अपनी विधानसभा को, ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर आरपीएससी के कामों का विस्तार कर सके। मतलब उसे कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंप सकती है अगर जरूरत महसूस हो। और इन सब कामों के लिए जो खर्चा आता है वो कहाँ से आता है? मतलब वेतन, भत्ते, परीक्षा करवाने का खर्चा? हाँ, खर्चों की बात अनुच्छेद 322 में है। ये अनुच्छेद कहता है कि आयोग के जितने भी खर्चे हैं, अध्यक्ष का वेतन, सदस्यों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन, भत्ते, पेंशन, दफ्तर का खर्चा, परीक्षाओं का खर्चा, सब कुछ, ये सारे खर्चे राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पर चार्ज होते हैं। ये संचित निधि पर भारित होने का क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, इसका मतलब ये है कि इन खर्चों के लिए विधानसभा में वोटिंग की जरूरत नहीं होती है। विधानसभा इन पर चर्चा तो कर सकती है, बहस कर सकती है, लेकिन इन खर्चों को कम करने या नामंजूर करने के लिए मतदान नहीं कर सकती है। ये पैसा तो देना ही पड़ेगा। ये व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि आयोग को पैसे की कमी ना हो और वो बिना किसी वित्तीय दबाव के स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। अच्छा, ये भी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। जी। वर्तमान में अगर वेतन की बात करें तो अध्यक्ष का वेतन लगभग 2,25,000 रुपये महीना है और सदस्यों का वेतन 2,15,000 रुपये महीना है। ठीक है। अब आखिरी अनुच्छेद इस कड़ी का 323, इसमें क्या है? हाँ, अनुच्छेद 323, आर्टिकल 323, रिपोर्टिंग के बारे में। आरपीएससी को हर साल अपने कामों की एक पूरी रिपोर्ट बनानी होती है, वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आयोग बनाकर राज्यपाल को सौंपता है और फिर राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानमंडल के सामने, मतलब विधानसभा में रखवाते हैं, ताकि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो देख सके कि आयोग ने साल भर क्या क्या काम किया, कैसे किया। तो ये हुई पूरी संवैधानिक व्यवस्था की तस्वीर, अनुच्छेद 315 से 323 तक। बहुत अच्छे से समझ आया। लेकिन ये तो हुई नियमों और कानूनों की बात। आयोग का जो रोज का काम होता है, डे टू डे वर्किंग, वो कैसे चलता है? इसका जो दफ्तर है अजमेर में, सचिवालय, वो कैसे काम करता है? हाँ, अजमेर में आरपीएससी का एक पूरा सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है। यही सचिवालय आयोग के सारे प्रशासनिक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और रोजमर्रा के काम संभालता है। इस सचिवालय का एक प्रमुख होता है सचिव, यानी सेक्रेटरी। सचिव आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, मतलब आईएएस का अधिकारी होता है और सचिव की नियुक्ति राज्यपाल की मंजूरी से होती है। आईएएस अधिकारी होते हैं सचिव? हाँ, आजकल आईएएस अधिकारी होते हैं। एक मजे की बात बताऊं, 1969 से पहले आरपीएससी के सचिव पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा, आरएएस, या राजस्थान न्यायिक सेवा, आरजेएस के अधिकारी लगते थे, लेकिन बाद में ये पद आईएएस अधिकारियों के लिए हो गया। अच्छा। आरपीएससी के जो पहले सचिव थे उनका नाम था श्री श्याम सुंदर शर्मा और पहली महिला सचिव थी श्रीमती ओटेमा बोरडिया। सचिव की मदद के लिए और भी अधिकारी होते हैं, जैसे उप सचिव होते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी, परीक्षा नियंत्रक होते हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, और बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। काम ठीक से बंटा रहे, इसके लिए पूरे सचिवालय को 6 हिस्सों में, या कह लीजिए संभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रशासनिक संभाग, भर्ती संभाग, परीक्षा संभाग, लेखा यानी अकाउंट संभाग, विधि यानी लीगल संभाग और शोध यानी रिसर्च संभाग। हर संभाग अपना अपना काम देखता है। ठीक है। अब एक सवाल जो मन में आता है,
संविधान में तो आयोग को स्वतंत्र रखने के लिए इतने सारे प्रावधान किए हैं। निश्चित कार्यकाल, हटाने की कठिन प्रक्रिया, सेवा शर्तों में सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद नौकरी पर रोक। तो क्या वास्तव में आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम कर पाता है, या कुछ चुनौतियां हैं? ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं तो कुछ चिंताएं या आलोचनाएं भी सुनने को मिलती हैं। जैसे कि? जैसे हमने बात की कि आयोग की भूमिका मुख्यतः सलाहकारी है, तो कई बार ये देखने में आता है कि सरकारें महत्वपूर्ण सिफारिशों को नजरअंदाज कर देती हैं, मानती नहीं है। फिर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो कई बार ये आरोप लगते हैं कि नियुक्तियों में राजनीतिक पसंद नापसंद हावी हो जाती है। मतलब सरकार अपने करीबी लोगों को नियुक्त कर देती है। हाँ, ये आरोप तो लगते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सदस्यों की जो रिटायरमेंट की उम्र है 62 साल, वो थोड़ी कम है। यूपीएससी में ये 66 साल है, तो शायद कुछ अनुभवी लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं। और एक आलोचना ये भी होती है कि आयोग जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और जो विधानसभा में रखी जाती है, उस पर सदन में उतनी गंभीर बहस नहीं होती जितनी होनी चाहिए। उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये तो कुछ वास्तविक चुनौतियां लगती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद क्या आरपीएससी ने समय के साथ खुद को बेहतर बनाने के लिए परीक्षाओं को और पारदर्शी और ठीक बनाने के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं, कुछ इनोवेशंस किए हैं? हाँ, बिल्कुल किए हैं। ऐसा नहीं है कि आयोग सिर्फ पुराने ढर्रे पर चल रहा है। समय के साथ बदलाव और सुधार करने की कोशिशें हुई हैं। टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल हुआ है। जैसे उम्मीदवारों की शिकायतों के जल्दी समाधान के लिए 29 नवंबर 2021 से एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल शुरू किया है। अच्छा, ऑनलाइन पोर्टल। हाँ, फिर 10 जनवरी 2022 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR की सुविधा शुरू की। इसका फायदा यह है कि उम्मीदवारों को हर परीक्षा के लिए बार-बार अपनी पूरी डिटेल्स नहीं भरनी पड़ती। एक बार भरती बस। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। और एक बड़ा सुधार हुआ, 2016 से ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM शुरू हुई। ये क्या है ऑन स्क्रीन मार्किंग? इसमें जो उत्तर पुस्तिकाएं होती है ना लिखने वाली, उनको स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पे चेक किया जाता है। फिजिकल कॉपी चेक नहीं होती। अच्छा। इससे जांच प्रक्रिया तेज भी हुई है और ज्यादा पारदर्शी भी हुई है। गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाती है। ये तो बढ़िया है। हाल ही में एक और चीज की है, OMR शीट जो होती है ना गोले भरने वाली, उसमें अब 5वां विकल्प भी देना शुरू किया है। 5वां विकल्प? 4 ही तो होते हैं। हाँ, पहले 4 होते थे। 5वां विकल्प इसलिए दिया है ताकि अगर कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो उसे खाली न छोड़े, बल्कि 5वां गोला भर दे। इससे ये पक्का हो जाता है कि खाली गोले बाद में कोई और ना भर दे। अच्छा, ये तो पारदर्शिता के लिए अच्छा कदम है। बिल्कुल। इसके अलावा आयोग कोशिश करता है कि परीक्षाओं का एक वार्षिक कैलेंडर जारी करे, ताकि उम्मीदवारों को पहले से पता हो कि कौन सी परीक्षा कब होनी है। ये सुझाव एक पूर्व अध्यक्ष थे, श्री ML कुमावत, उनकी समिति ने दिया था। परीक्षाओं में सुधार के लिए समय समय पर समितियां भी बनी हैं, जैसे विजय व्यास समिति बनी थी। आयोग अपनी एक पत्रिका भी निकालता है, स्पंदन नाम से, और 2011 से तो कुछ परीक्षाएं ऑनलाइन भी आयोजित कर रहा है। तो ये सब कोशिशें हैं भर्ती प्रक्रिया को आधुनिक, तेज और भरोसेमंद बनाने की। हाँ, ये सब जानना काफी उपयोगी है। लगता है आयोग भी समय के साथ बदल रहा है। क्या आरपीएससी से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य या रिकॉर्ड हैं जो जानने लायक हो? कुछ छोटी छोटी बातें हैं, सामान्य ज्ञान के लिहाज से अच्छी हैं। जैसे पहले अध्यक्ष का नाम तो हमने लिया ही, श्री SK घोष। हाँ। अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा श्री देवी शंकर तिवाड़ी का। वो करीब 6 साल और 5 महीने अध्यक्ष रहे। और सबसे छोटा कार्यकाल रहा श्री BL रावत का। वो सिर्फ 34 दिन ही अध्यक्ष रहे। सिर्फ 34 दिन? हाँ। एक और दिलचस्प बात, श्री NK बैरवा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे और सचिव भी रहे, दोनों पदों पर। अच्छा। श्री रघुकुल तिलक का जिक्र हमने किया था। हाँ। जो सदस्य थे और बाद में राज्यपाल बने। महिलाओं की बात करें तो अब तक 7 महिला सदस्य बनी है आरपीएससी में। लेकिन आज तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी। अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं। और 2 महिला सदस्य ऐसी भी रहीं, श्रीमती कांता कथूरिया और श्रीमती प्रकाशवती शर्मा। हाँ। जो आरपीएससी के सदस्य भी रहीं और बाद में यूपीएससी के सदस्य भी बनी। और ये भी देखने को मिलता है कि कई अध्यक्ष IAS या IPS पृष्ठभूमि से भी रहे हैं, मतलब प्रशासनिक या पुलिस सेवा से आकर अध्यक्ष बने हैं। अच्छा। और कार्यवाहक अध्यक्ष भी 8 बार बने हैं। उनमें सबसे लंबा कार्यकाल श्री LL जोशी का था। ये सारी जानकारियां वाकई दिलचस्प हैं। तो आज हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में काफी विस्तार से बात की,
उसके गठन से लेकर संवैधानिक प्रावधान, उसके काम, उसकी संरचना, स्वतंत्रता, चुनौतियां और नए कदम, सब पर चर्चा हुई। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम शो को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।